Studies. This is Saket Kumar. Today we are going to start our chapter The Rise of Nationalism in Europe. So चलिए हमारा 10th क्लास का सबसे पहला चैप्टर हिस्ट्री का शुरू करते हैं। ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि नेशनलिज्म कैसे आया यूरोप में। ठीक है, तो ये तो चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है। तो ठीक है, तो लेकिन नेशनलिज्म होता क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि नेशनलिज्म होता क्या है, व्हाट इज़ नेशनलिज्म। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे जानेंगे भी, और मैं आपको कुछ अभी भी बताऊंगा। तो चलिए हमारा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो नेशनलिज्म की भावना का शुरुआत एक पेंटर के आर्ट से हुआ था, एक आर्टिस्ट के आर्ट से हुआ था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरिया। तो अभी हम उसके आर्ट के बारे में भी जानेंगे। पहले नेशनलिज्म होता क्या है, व्हाट इज़ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म होता है कि जैसे पहले के ज़माने में तो जो कंट्रीज़ थे, कंट्रीज़ अलग अलग टुकड़े में बटे हुए थे, कंट्रीज़ को डिवाइड कर दिया गया था। अब ये डिवीज़न क्यों हुआ था देखिए, जैसे मान लो कि ये है हमारा इंडिया। ठीक है, ये हमारा इंडिया है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, सो सॉरी। ये हमारा इंडिया है, यहाँ तक मान लो ब्रिटेन का राज है, यहाँ पे गोवा वाले रीजन में कुछ पार्ट में फ्रेंच का राज था, कहीं पे पोर्टुगीज का राज होगा। तो इन सभी के राज की वजह से अलग अलग जगह को बांट दिया गया है, अलग अलग पार्ट में। तो ठीक है, नेशनलिज्म क्या होता है ये तो समझ में। तो इंडिया वैसे अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था। अब हम इंडिया के पुराने पीरियड पे जाएं तो जो इंडिया था वो अलग अलग किंगडम्स में बटा हुआ था। नॉर्थ का अलग किंगडम था, साउथ का अलग किंगडम था। नॉर्थ में राजपूत थे तो साउथ में चोलास थे, तो ये चोलास के नाम से जाने जाते थे और ये राजपूत के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, अब राजपूत जो थे वो एक अलग अपने आप को अलग सिंबल से दर्शाते थे और चोलास अपने आप को अलग सिंबल से दर्शाते थे। अब उसी तरह से हम अलग अलग कंट्रीज़ में भी देखते हैं उसके हिस्ट्री को उठाकर, तो उसमें किसी टाइम पीरियड पे वो भी अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। पर 1848 में जब फ्रेडरिक सोरिया की पेंटिंग आई, तब नेशनलिज्म की भावना तब से और ऊपर उठी। पहले भी कुछ कंट्रीज थे जो कि नेशनलाइज हो चुके थे, ऐसा नहीं था कि कोई कंट्री नेशनलाइज तब तक नहीं हुई थी, पर हाँ बहुत कम ही कंट्रीज नेशनलाइज हुई थी उस पीरियड पे जब पेंटिंग बनी थी तब, और इसके बाद वो भावना और ऊपर उठी। तो ये फ्रेंच आर्टिस्ट के 4 प्रिंट्स में से फर्स्ट प्रिंट को हम इसमें स्टडी करने की कोशिश करेंगे। वो इमेज आपने अपने बुक में देखा होगा पेंटिंग का, मैं कोशिश करूँगा कि उसे बोर्ड पे भी दिखा दूँ। और द फर्स्ट प्रिंट शोज मैन एंड वुमेन ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब जैसे ही हम इस पॉइंट को पढ़ते हैं कि द फर्स्ट प्रिंट शोज मैन एंड वुमेन ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू इस ऑफ लिबर्टी। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई पेंटिंग बनाई इन्होंने, उसमें कोई स्टैचू ऑफ लिबर्टी नाम से एक स्टैचू है, और वहाँ पे यूरोप और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट से लोग आ रहे हैं, अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहाँ पे मार्च कर रहे हैं एक लॉन्ग ट्रेन बना के, एक चेन बना के। जैसे पहले हम लोग बचपन में अपने जो रेलगाड़ी वाला गेम खेलते थे उसमें भी हम लोग जैसे चेन बनाकर या फिर बोले तो ह्यूमन चेन बनाकर चलते थे लाइन से, तो उसी तरह से लोग भी लाइन से चल रहे हैं ह्यूमन चेन बनाकर। अब जब वो चल रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि किधर चल रहे हैं, तो हम लोग जैसे कोई भी व्यक्ति ऐसे ही चलना थोड़ी शुरू कर देता है, कहीं कोई दिशा देखता है तब न चलता है, तो वो लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी के तरफ जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये एक यहाँ पे बोले तो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। ये इमेज बनी 1948 में, यानी पेंटिंग बनी 1948 में, और यहाँ पे जो लिबर्टी
स्टैचू है वो इस पेंटिंग में है, लेकिन स्टैचू ऑफ लिबर्टी असल में बहुत बाद में जाकर बनी। इस समय तक तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है भी कि नहीं है उसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बहुत बाद बनी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और इस टाइम तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल ही रहा था। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी आखिर यहाँ पे आई कैसे पेंटिंग में? तो उसका जवाब ये है कि असल में स्टैचू ऑफ लिबर्टी, असल वाली स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ही नहीं इस पेंटिंग में। इस पेंटिंग में कोई फीमेल का इमेज को या फिगर को पर्सोनिफाई करके दिखाया गया है कि जैसे मैं ही एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे आज़ाद देश के लोगों में भावना जगानी है अपने देश प्रेम के प्रति, तो हम क्या करेंगे कि किसी महान व्यक्ति के इमेज को यूज़ करके उसके पेंटिंग बनाकर उसके नीचे अलग 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 भाषण लगाकर उनके कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लोगों के ऊपर प्रभाव डालना चाहूँगा कि उन्हें मैं उत्सुक कर सकूँ, उनके देश के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए मैं उन्हें उत्सुक कर सकूँ। तो उस तरह से यहाँ पर फीमेल फिगर का प्रयोग किया गया लिबर्टी को शो करने के लिए। तो यहाँ पे कोई भी फिगर को यूज़ किया जा सकता था, पर फीमेल फिगर को यूज़ किया गया। ठीक है, अब फीमेल फिगर को क्यों यूज़ किया गया ये जब आप चैप्टर के एंड में जाएंगे तब उससे कनेक्ट करेंगे, तब पता चलेगा कि फीमेल एलिगोरी के बारे में हम लोग चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, अच्छा वो स्टैचू का नाम लिबर्टी ही क्यों दिया गया, कुछ और भी दिया जा सकता था तब, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। एक कंट्री रिपब्लिक होता है और डेमोक्रेटिक होता है तब हम लोग को कुछ आज़ादी मिलती है, इसीलिए यहाँ इस स्टैचू का नाम लिबर्टी रखा गया है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि लिबर्टी में क्या क्या चीज़ें थी। लिबर्टी स्टैचू, अब कुछ स्टैचू को ऐसे ही खड़ा कर देने से कुछ उससे खास पता नहीं चलता है। जैसे अभी मैंने कहा कि जैसे मान लो भारत के लोगों को हमें जागरूक करना है उनके देश के प्रति, तो हम क्या सिर्फ गांधी जी का पोस्टर चिपका देंगे तो हो जाएगा? उसके नीचे कुछ बताना होगा या कुछ सिंबल देना पड़ेगा जिससे कि लोगों को समझ में आए। उसी तरह से सिंबल देने के लिए यहाँ पे एक टॉर्च उनके हाथ में, टॉर्च मतलब वो फ्लैश लाइट वाला टॉर्च नहीं, क्योंकि उस टाइम टॉर्च नहीं बना था, उस टाइम वो मशाल वाला टॉर्च, यहाँ पे टॉर्च का मतलब मशाल है, क्योंकि मशाल तो आपको लाइट देती है, उसको इनलाइटमेंट की तरह यूज़ किया गया। और फिर यहाँ पे एक हैंड में उनका टॉर्च था और दूसरे हैंड में उनका था चार्टर राइट्स ऑफ मैन। चार्टर राइट्स ऑफ मैन क्या था कि उनके एक हैंड में एक बुक था जिसमें कि मैन के राइट्स लिखे हुए थे। यहाँ पे मैन इसलिए दिया क्योंकि उस समय वुमेन को उतना राइट्स नहीं था जितना मैन को था, तो मैन को वो और राइट्स प्रोवाइड करना चाह रहे थे इसके थ्रू। The image was a utopian dream, and in the image on earth lie the broken remains of absolutist institutions. अब इस लाइन को पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि इमेज जो था वो एक यूटोपियन ड्रीम था। अब यूटोपियन का मतलब क्या होता है ये मैं, यूटोपियन का मतलब होता है एक ऐसा ड्रीम जो कि बहुत आइडियल हो सोसाइटी के लिए। जैसे इंडिया के लिए हमने सोचा कि सब लोग एक जगह बैठेंगे, डिसीजन लेंगे साथ में, पूरे इंडिया के लोग सोच तो लिया, है भी बहुत अच्छा, सबकी बात आगे रखी जाएगी, पर अभी ये क्या पॉसिबल है? पूर्णतः तो पॉसिबल है नहीं, तो इसीलिए क्या किया गया, उनका रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना गया। तो उसी तरह से यूटोपियन ड्रीम था, मतलब जैसे देखिए, तो उसी तरह से इनका ड्रीम जो था वो भी उनके जितने अमेरिका और यूरोप के कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छा था, पर एक दिक्कत थी कि उन्हें उसे पूरी तरह से वहाँ पर लाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उसके कुछ हिस्सों को इसमें दिखाया गया। ठीक है, पीपल इन द पेंटिंग आर आइडेंटिफाइड बाय द फ्लैग्स एंड कॉस्ट्यूम्स ऑफ द नेशन। अब इस पेंटिंग में जो लोग हैं और जो अलग अलग नेशंस के लोग आ रहे हैं वहाँ मार्च कर रहे हैं, तो किस तरह से आइडेंटिफाई किए गए? जैसे कैसे पता चला कि ये फ्रांस के लोग हैं, ये अमेरिका के हैं, ये स्विट्ज़रलैंड के हैं, कैसे पता चला? तो वो पता चला उनके फ्लैग से, क्योंकि हर व्यक्ति अपने हाथ में एक झंडा इस तरह ले के मार्च कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, स्टैचू के बगल से झंडा ले के मार्च कर रहा है वहाँ पे।
अब इसी को अब हम जब पेंटिंग को और अच्छे से देखते हैं तो हमें मिलता है कि वहाँ पे एंड द इमेज in the image on the earth lie broken the remains of absolute institutions। और जब हम जमीन पे देखते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे टूटे फूटे इमेज गिरे हुए हैं या टुकड़े गिरे हुए हैं। वो किसके टुकड़े हैं? वो टुकड़े हैं एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन क्या हुआ? तो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन कुछ वैसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मोनार्कियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। जैसे कि मोनार्कियल इंस्टीट्यूशन एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन को क्यों कहा गया? अब जैसे मैं आपको इसे याद रखने का एक तरीका बता देता हूँ कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन को ही मोनार्कियल इंस्टीट्यूशन क्यों कहें। तो अच्छा, एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? एकदम पुख्ता चीज़ कि उसको जो एब्सोल्यूट डिसीजन हो गया वो हो गया, उसके बाद चेंज लाना बहुत मुश्किल, नामुमकिन है एक तरह से। अब उसी तरह से मोनार्कियल सिस्टम में जब हम आएंगे तो एब्सोल्यूट मोनार्की जब रहेगा तो राजा ने जो कानून बना दिया, जो रूल ले आए, जो डिसीजन ले लिए, वो लास्ट डिसीजन है। इसके बाद डिसीजन में चेंज मुश्किल है आना, लगभग नामुमकिन के बराबर है। उसी तरह से अब वही है एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल। तो अच्छा, अब जब मोनार्की हटेगी तब ना डेमोक्रेसी आएगी। तो इसीलिए ऐसा यहाँ पे किया गया है कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन वहाँ पे बिखरा हुआ, टूटा हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि वो हट गया है, वो ख़त्म हो चुका है अब एक तरह से पेंटिंग के हिसाब से। अब उसके बाद जब हम इमेज को और गौर से देखते हैं तो वहाँ पे दिखता है हमें कुछ लोग दिखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। कैसे पता चला वो यूनाइटेड स्टेट्स के हैं? तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स का फ्लैग लिया हुआ था। और फिर स्विट्जरलैंड के लोग दिखते हैं। और ये जो लोग हैं ना, ये दोनों कंट्रीज के, वो है फ्लैग, वो है स्टैचू के आगे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे। अब इससे क्या पता चल रहा है कि ये सब नेशनलाइज हो चुके हैं। अब कैसे पता चल रहा है इससे कि ये नेशनलाइज हो चुके हैं? तो देखो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक पॉइंट मानो जो कि है फिनिश लाइन, इसको मान लो एक फिनिश लाइन है, ठीक है, फिनिशिंग लाइन है। सारे कंट्रीज रेस में दौड़ रहे हैं, यूरोप के और अमेरिका के। यूएसए और स्विट्जरलैंड रेस में आगे हैं, ठीक है। जैसे ये स्टैचू है जो कि फिनिश लाइन है, यूएसए और स्विट्जरलैंड आगे हैं और बाकी कंट्रीज यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। और ये आगे जा के, ये आगे ऐसे जा के यूएस फिनिश लाइन को कब का क्रॉस कर गया और स्विट्जरलैंड ये दोनों को क्रॉस कर गए। अब ये दोनों क्रॉस कर गए और ये जो फिनिश लाइन है इसको नाम दे दो नेशनलिज्म लाइन। अब ऐसा क्यों मैं करने के लिए बोल रहा हूँ? जैसे इसको विजुअलाइज करके देखो, थोड़ा सा समझने में अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो चीज़ों को विजुअलाइज करके देखो, सोच के देखो, वैसा कनेक्ट करके देखो कि जैसे नेशनलिज्म, लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को हम क्यों यूज़ करें इमेज में? ताकि हम नेशनलिज्म को दिखा सकें। तो उस पॉइंट को हम मान लें नेशनलिज्म लाइन की। इस लाइन पे जो आ गया और क्रॉस कर गया वो नेशनलाइज हो गया वो कंट्री। तो इससे समझ में आ रहा है कि यूएसए और स्विट्जरलैंड नेशनलाइज हो चुका था उस टाइम पे, क्योंकि वो दोनों इस लाइन को पार कर चुके थे, ठीक है। 1848 में ये दोनों कंट्रीज नेशनलाइज हो चुके थे। अब उसके बाद फ्रांस जो था ना, वो ये दोनों का एकदम जम के पीछा किया कि हाँ हम भी आगे जाएंगे, हमको भी नेशनलाइज होना है। जिस टाइम इमेज बनाई, पेंटिंग बनाई जा रही थी, तो ऐसा मानो जब यूएसए और स्विट्जरलैंड यहाँ पहुँचा तब फ्रांस लाइन के जस्ट बगल में था, यानी कि स्टैचू के जस्ट बगल में था, ठीक है। यानी कि जिस समय पेंटिंग बनाई जा रही थी उस समय फ्रांस जो था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वहाँ चल रहा था, इसीलिए फ्रांस को जस्ट स्टैचू के बगल में रखा गया, ठीक है। अब इतने सारे कंट्रीज थे और इन सभी को अपने अपने फ्लैग से पहचाना जाता। फ्रांस के पीछे कुछ और कंट्रीज भी होंगे जो कि अभी तक नेशनलाइज नहीं होंगे, जिनको मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। इनमें से कंट्रीज थे जर्मनी, 2 सिसिलीज, और थे ऑस्ट्रिया, लोम्बार्डी, सिसिली और बहुत सारे कंट्रीज थे। अब ये सारे कंट्रीज
इनके पीछा कर रहे थे, मतलब इनके पीछे पीछे नेशनलाइज होने के रेस में थे। पर जर्मनी तो उस समय बना ही नहीं था, जर्मनी ऐसा कंट्री था ही नहीं, तो उनके पीपल को कैसे सिंबलाइज किया गया कि वो जर्मन पीपल है। अब वहाँ के तो लोग जब जर्मनी बना ही नहीं था तो कौन सा फ्लैग लेके जाते, वो कोई भी फ्लैग लेके तो नहीं जाते। लेकिन उनके हाथ में भी एक फ्लैग था जो था लिबरल लोगों का फ्लैग। क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे पढ़ रहे हैं, क्रिएटेड जर्मन पीपल डिडंट एग्जिस्ट येट, सो द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप। इसलिए जो फ्लैग वो कैरी कर रहे थे, उन अपने साथ जो फ्लैग लिए हुए थे, वो एक लिबरल फ्लैग था। लिबरल लोगों के द्वारा जो फ्लैग कैरी किया जाता है वो फ्लैग था। अब उसके बाद जब हम आसमान में देखते हैं, पेंटिंग में जो स्काई बना हुआ है, आसमान जो बना हुआ है, उसमें हमें दिखेंगे क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स भी दिख रहे हैं, जो कि ऊपर से बस नीचे जो भी घटना घट रही है उसे देख रहे हैं। और इससे आर्टिस्ट उसमें फ्रेटर्निटी को सिंबलाइज कर रहे हैं, नेशंस के बीच में, उनके बीच में जो रिश्ता है उसको सिंबलाइज कर रहे हैं। तो ठीक है, यही है हमारा पहला चैप्टर का पेंटिंग वाला पार्ट, जो कि फ्रेडरिक सोरियाउ ने बनाया है। आप चाहें तो इस पेंटिंग को अच्छे से स्टडी करने के लिए पेंटिंग को एक बार देख लें और उससे इसको कनेक्ट करके देखें, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं साइड हट जाता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।